हेलो। और आज के इस खास डीप डाइव में चलिए एक बहुत ही मज़ेदार मैथमेटिकल सफ़र पर चलते हैं। आज हम अलजेब्रा यानी बीजगणित की बिल्कुल नींव में उतरेंगे और समझेंगे कि नंबर्स का ये पूरा ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल पर गौर करते हैं। क्या हमारी आम गिनती वाले नंबर्स हर तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सच में काफ़ी हैं? पहली दफ़ा देखने पर लगता है कि 1, 2, 3 जैसे नंबर से सारा काम चल जाएगा। लेकिन ज़रा इस छोटे से इक्वेशन के बारे में सोचिए। 2x = 3। अगर हमारे पास सिर्फ होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हों तो क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? यहीं पर एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल खाई नज़र आती है, और इसी खाई को भरने के लिए हमें कुछ नए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे इन नंबर्स की ज़रूरत से, फिर इनकी पक्की डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि इनके बनाए गए रूल्स और प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर हम आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। इन्हें नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं ये सीखेंगे। और सबसे आखिर में दो नंबर्स के बीच छिपी हुई अनगिनत संख्याओं को ढूंढने का सच में एक जादू देखेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा पास्ट में चलकर देखते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम आखिर डेवलप कैसे हुआ। नए नंबर्स इन्वेंट करने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? नंबर्स का एवोल्यूशन सच में किसी मूवी की स्टोरी जैसा है। शुरुआत हुई नेचुरल नंबर्स से, जैसे 1, 2, 3। इन्होंने x = 11 जैसे सिंपल इक्वेशंस आराम से सॉल्व कर दिए। फिर एंट्री हुई एक प्रॉब्लम की, x + 5 = 5। अब इसका जवाब नेचुरल नंबर्स के पास बिल्कुल नहीं था, तो इन्वेंशन हुआ जीरो का और हमें मिले होल नंबर्स। पर कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। x + 18 = 5 को सॉल्व करने चले तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ गई और बन गए इंटीजर्स। और आखिर में वही इक्वेशन जिसकी हमने पहले बात की थी, 2x = 3, इसने क्लियर कर दिया कि भाई साहब इंटीजर्स भी काफी नहीं है। बस यहीं से जन्म होता है हमारे आज के हीरो का, रैशनल नंबर्स। अब जब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इन्हें बनाया क्यों गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन रैशनल नंबर्स की असल फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं। तो आखिर रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? सिंपली पुट, कोई भी नंबर जिसे फ्रैक्शन या p/q के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है। यहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। लेकिन, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, एक स्ट्रिक्ट रूल है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यानी डिनोमिनेटर q, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैथ्स में किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना अनडिफाइंड होता है। ये एकदम सख्त मना है। ये एक ऐसा पक्का रूल है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। डेफिनेशन ठीक से समझने के बाद अब आते हैं इनके रूल्स पर। ऐसे कौन से स्ट्रक्चरल रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि जब दो रैशनल नंबर्स आपस में टकराते हैं या इक्वेशंस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसे ना एक वीआईपी क्लब की तरह सोचिए। अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी क्लब का मेंबर होगा, यानी पक्का एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन डिवीजन के मामले में ये रूल फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया तो कोई रैशनल नंबर नहीं मिलने वाला। क्लब की एंट्री वहीं बंद हो जाती है। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि क्या हम कैलकुलेशंस करते वक्त नंबर्स का ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे लाइफ में लेफ्ट जूता पहले पहनो या राइट, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर आराम से आगे पीछे किया जा सकता है। आंसर बिल्कुल वही आएगा। पर ध्यान रहे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वहाँ सीक्वेंस बदलते ही पूरा आंसर उल्ट-पुल्ट हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगभग वैसी ही है, पर यहाँ फोकस है ग्रुप्स बनाने पर। अगर 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं तो हम पहले किन दो को सॉल्व करते हैं। फिर से वही रूल लिखता है, जोड़ने और गुना करने यानी ऐड और मल्टीप्लाई करते वक्त ग्रुप्स किसी भी तरह से बनाएं, फाइनल आंसर बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ग्रुप्स बदलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। खैर, अब एक ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं जो अलजेब्रा में सच में एक जबरदस्त शॉर्टकट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये साफ तौर पर साबित करती है कि किसी नंबर को एक पूरे जुड़े हुए ग्रुप से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ग्रुप के हर नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में जोड़ लीजिए, दोनों का रिजल्ट एकदम डिट्टो आता है।
जैसे इस सिंपल से एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं दोनों ही तरीकों से फाइनल आंसर 3/8 ही निकल कर आ रहा है ना कमाल का रूल। चलिए अब नंबर्स की आइडेंटिटी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज पर थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी नंबर को वापस उसकी असली फॉर्म में मेंटेन रखने या एकदम न्यूट्रल स्टेट में लाने का काम करते हैं। आइडेंटिटी का फंडा बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जोड़िए, वो नंबर जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं होगी। सेम लॉजिक से 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी नंबर का वजूद बिल्कुल नहीं बदलता। ये नंबर्स के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह काम करते हैं। और इन्वर्सेस क्या करते हैं? इन्वर्सेस का काम बेसिकली अंडू करना है, नंबर्स को वापस 0 या 1 पर धकेल देना। जैसे हाफ का एडिटिव इन्वर्स होगा उसका नेगेटिव यानी -½ ताकि दोनों जुड़कर सिंपली 0 बन जाएं। वैसे ही 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्टा यानी 4/3 होगा, जिससे मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 1 आ जाए। वैसे यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, पूरे मैथ के यूनिवर्स में सिर्फ 1 और -1 ही ऐसे अकेले नंबर्स हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल यानी अपने खुद के उल्टे होते हैं। अब तक जितने भी एब्स्ट्रैक्ट रूल्स पर बात हुई वो दिमाग में ठीक से सेट तब होंगे जब हम इनका विजुअल देखेंगे। चलिए अब इन फॉर्मूला से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि नंबर लाइन पर ये रैशनल नंबर्स आखिर रहते कहाँ हैं। मान लीजिए कि 7/4 को प्लॉट करना है। खैर, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सारा खेल इस डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले नंबर 4 का है। इसका मतलब बस इतना सा है कि नंबर लाइन के हर होल नंबर वाले गैप्स को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, बस 0 से शुरू करके राइट साइड की तरफ 7 कदम गिन लीजिए और लीजिए वहीं पर हमारा 7/4 बिल्कुल सेट मिल जाएगा। और अगर नंबर नेगेटिव निकला जैसे कि -5/6 तो क्या अलग होगा? लॉजिक एकदम वही रहेगा, बस चलने की डायरेक्शन बदल जाएगी। इस बार डिनोमिनेटर 6 है तो हम हर नंबर के गैप को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेकिन क्योंकि ये माइनस में है, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ हमें सिर्फ 5 कदम चलना है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? ओके, अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड बेंडिंग, सबसे कमाल के हिस्से पर आ चुके हैं। 2 फ्रैक्शंस के बीच छिपी हुई इनफाइनाइट नंबर्स की ऐसी दुनिया को खोलना जिसके बारे में पिछले हिस्से तक हमने सोचा भी नहीं था। देखिए, आमतौर पर अगर पूछा जाए कि 3 और 7 के बीच कितने नंबर्स आते हैं तो जवाब बहुत सिंपल है, 4, 5 और 6, बस 3 नंबर्स। पर रैशनल नंबर्स के केस में ये सच्चाई एकदम उलट जाती है। इनके बीच लिमिट्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच इन्फिनिट, सच में अनगिनत रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन छिपे हुए नंबर्स को हम इनके बीच से निकालेंगे कैसे? इसका एक एकदम पक्का 3 स्टेप वाला फॉर्मूला है। पहले दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप, उन्हें मल्टीप्लाई करके दोनों बेस नंबर्स को इक्वल कर दीजिए। और आखिरी स्टेप, उनके गैप को बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10/10 या किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसे डायरेक्टली एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए 1/2 और 2/3 के बीच नंबर्स ढूंढने हैं। उनका एलसीएम हुआ 6, तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन गए 3/6 और 4/6। यहाँ देखकर तो लग रहा है कि इनके बीच कोई जगह ही नहीं बची, पर जरा रुकिए, जैसे ही इन दोनों को 10/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैजिकली 30/60 और 40/60 बन जाते हैं और बूम, अचानक हमें इनके बीच 31/60, 32/60 जैसी नंबर्स की एक पूरी नई रेंज, एक नया यूनिवर्स मिल जाता है। और चाहे तो इस गैप को आगे और भी बड़ा किया जा सकता है। तो आइए आज के इस सफर को एक बहुत ही गहरी सोच वाले सवाल पर छोड़ते हैं। अगर नंबर लाइन के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच अनगिनत रैशनल नंबर्स भरे पड़े हैं, तो क्या लाइन अब पूरी तरह से सॉलिड हो चुकी है या अभी भी कोई माइक्रोस्कोपिक जगह बाकी रह गई है? और अगर अभी भी कोई जगह खाली है तो उस जगह को आखिर कौन से नंबर्स भरते हैं? इस माइंड बॉगलिंग सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच कहूं तो गणित का असली मजा तो खुद सोचने में ही छिपा है। आज के इस सेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।